बायो रहती है तो वो पढ़ना है क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है। चलो ठीक है, कर दिया मैंने। थैंक यू सर। चलो भाई, एक सेकंड। चलो जी, हम स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक वाला सर पार्ट कितने कर में रहे थे। छोड़ने नॉनक्लेचर के लिए? नॉमेनक्लेचर के लिए तो ठीक ठीक, तुमने कहाँ तक कर लिया? हम लोगों ने कर लिया ना थोड़ा बहुत सर नॉमेनक्लेचर का। हमने लास्ट नॉनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स किया। ओके, ठीक है, 4-5 पन्ने छोड़ दो, कोई नहीं, इक्का दुक्का रह जाएंगे ऐसे ही। चलो जी, सब लोग नए टॉपिक से देख लो। हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर हम कॉमन नेम्स नहीं कर रहे थे? नहीं बच्चे, हम एक कॉमन टॉपिक करने जा रहे हैं। वो वाला ओके पार्ट जितना भी करना है, वो आप उसके लिए 3-4 पेज छोड़ दो। ओके, थैंक यू सर। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो क्या करने वाले हैं इसमें, पहले हम वो समझते हैं। आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, हम पहले वो देखने जा रहे हैं। दैट इज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जरूरत है, दैट इज आपके पास कोई रिएक्टेंट होना चाहिए। आप ऐसे इमेजिन करते हो चलना, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में आप क्या करते हो, कोई रिएजेंट डालते हो, ठीक है। और रिएजेंट डालते हो तो फिर उसके साथ रिएक्शन करता है। देखो रिएजेंट डालने पे क्या होंगे, नए बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे, ये सारी चीजें होने वाली। कोई ओवरऑल केमिकल रिएक्शन शुरू होगा। ये शुरू तब होगा जब आपने रिएक्टेंट के अंदर कुछ मिलाया होगा, ऐसे नहीं चालू होगा। तो रिएक्टेंट में आपने रिएजेंट डाला, रिएजेंट और रिएक्टेंट मिलके इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज का मतलब क्या है? ये थोड़ी देर तक ही रहते हैं, बहुत थोड़ी देर तक के लिए रहते हैं। इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। बीच में कुछ फाइनल नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा हुआ रिएक्टेंट रिएजेंट को मिक्स किया, कुछ बीच में बना, और फिर ये वाला पार्टनर कन्वर्ट होके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इसके अबाउट रोटेट करता है कि इंटरमीडिएट कैसा बना है, ये कितना स्टेबल है, ये कितनी देर तक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है। तो आपका कोई फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट ये आएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये सारी बातें डिपेंड करेंगे कि इंटरमीडिएट कैसा बना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपने रिएक्टेंट लिया, रिएजेंट डाला, बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड्स बने, वो सब देर में थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट बना जिसके साथ बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, फाइनली वो सब कुछ मिलके प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्या किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा, बीच में इंटरमीडिएट क्यों बन रहा है? बच्चे डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा ना। जैसे मान लो आप पनीर चिली बनाने जा रहे हो, आप थोड़ी देर तो उसको कढ़ाई पे रख के वो करोगे, या फिर आपने पनीर डाला, चिली डाली और एकदम से पनीर चिली बन जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। किसी भी चीज में ओके होने होते समय ये सब चीजों में टाइम तो लगेगा ना। तो उस ड्यूरेशन में जो चीज हो रही होगी उसको हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलो जी, सर तो हम तुम्हारे रिएजेंट किसे कह रहे हैं? रिएजेंट वो कह रहे हैं जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। वो कुछ भी हो सर सकता है। ओके सर। हाँ, ऐड किया है, हम बाहर से डाल रहे हैं उसे, उसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है।
ठीक है। वो आपने देखा होगा ना केमिकल रिएक्शंस में से ऊपर लिखा रहता है कुछ कुछ ऐसे, लिखा है, यस सर। तो वो सब रिएजेंट्स है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमें ये समझ में आ गया कि रिएक्टेंट के साथ क्या होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होने वाली है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, पहले ये बताओ हाँ या ना, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। यस रिएक्टेंट के Yes. बॉन्ड टूटेंगे, सारे लोग यस ओके सर। सब अग्री करते हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकता है। ठीक, तो हम पहले बॉन्ड क्लीवेज के बारे में सीखने जा रहे हैं कि बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने के मैंने दो तरीके लिखने जा रहा हूं। एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलिटिक। इन दोनों बातों को समझते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं इस चीज को, इसको समझो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो वाला पार्ट लिखना। पहले होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक समझते हैं। देखना, हेट्रोलिटिक वाले केस में क्या होगा, लेट्स से आपके पास दो एटम है ए एंड बी। अभी ये समझ में तो आ रहा है ना, मैं एक एक करके हर एक चीज पे जाऊंगा कि रिएक्टेंट में क्या होगा, रिएजेंट में क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेंगे। हम ये तीनों को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया को, बॉन्ड टूटने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकता है, उसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक वाले केस में, हेट्रो से ही समझ में आ गया अनइक्वल होगा। अब इस वाले केस में जनरली ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दैट इज मोर देन जीरो। ये वाला डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था। ए और बी में क्या पता बी बहुत ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ए तुम्हारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये वाली चीज रहती है। तो अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो लेट्स से कि ये जो इलेक्ट्रॉन से ये कौन रखेगा फाइनली बॉन्ड टूटने पे, पी। बी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आ सकती है, तुम्हारे पास बनेगा ए प्लस कॉमा बी माइनस। देखा आपको ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझ में आया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा, हो सकता है ए रख ले, हो सकता है बी रख ले, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, हर बार ऐसा ही होगा। अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे ही बनेंगे। पहला वाला बताना क्या सबको समझ में आ रहा है अभी तक? Yes, sir. चलो जी। यस सर। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा कि लेट्स से तुम्हारे पास ए और बी है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना जीरो या अप्रोक्स अप्रोक्स जीरो है, मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। अब इस बार क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वाला सिस्टम रहेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर आपने नोटिस किया हो ना, मैंने यहां पर एरो ऐसे बनाया है, इस एरो का जो हेड है पूरा पूरा कंप्लीट बना है। जब मैं कंप्लीट एरो बनाऊंगा इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ही रखेगा तब ये एरो लगेगा। ऑर्गेनिक में एरो का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। इस एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखने वाला है, बी। इस एरो को देखना, ये एरो थोड़ा अलग है। हाफ एरो दिख रहा है आपको ये? इस बार मैंने Yes, पूरा sir. नहीं बनाया। हाफ एरो का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस बार अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो दिस टाइम यू विल गेट ए पे डॉट और बी पे डॉट। व्हाट इज दिस डॉट? याद है अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने केमिकल बॉन्डिंग में? Yes, sir. ये है यस अनपेड सर। इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? अब यहां पर क्या है Yes. एग्जांपल्स में देखना, हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना? No, नो sir. सर। ठीक है, तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मेजर कहानी ये है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में एक और चीज समझते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ना सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। सॉल्वेंट इसमें ना बहुत ही मेजर केस, बहुत 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 मेजर होता है। आपको एक एग्जांपल दिया जाए, लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि NaCl को ब्रेक कर दो। NaCl को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, आयनिक फोर्सेस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इसको पानी में डालोगे ये तुरंत Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। देखा, सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है, Yes. थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तो सॉल्वेंट के हिसाब से रिएक्शंस डिसाइड होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेट्रोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो जी, आज तुम्हारे पास थोड़ा सा हम लिखते हैं इस वाले पार्ट को।
आपने पहली 2 पॉइंट लिखने हैं, ये जो मैंने बता दिया है। हाँ भाई, लिखा। सर हाँ जी, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही होगा, reagents बहुत सारे हो सकते हैं। फिर से बोलना। जो reactant होगा वो एक ही होगा, reagents बहुत सारे, आपकी आवाज बच्चे बहुत कट रही है, फिर उसमें से। एक ही रिएक्टेंट। डन सर। ओके, हरिओम क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट होगा वो एक ही होगा उसमें, और reagents बहुत सारे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिएक्टेंट में बहुत सारी चीजें ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर एक बार में तो कोई चीज एक ही के साथ रिएक्ट करेगा ना। यस सर, तो मतलब रिएक्टेंट और reagent दोनों दोनों मतलब सिंगल सिंगल होगा। अभी के लिए हम सिंगल सिंगल मान के चलते हैं। चलो जी। तो अभी तक ओके हमें ये वाले पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। यहाँ तक आई थिंक ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा, इतना जो मैंने हाईलाइट किया है। सॉल्वेंट हेल्प्स इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन कैटायन एंड आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0। क्या बॉन्ड क्लीवेज में यहाँ तक किसी को डाउट है? तो एक बार No, sir. सॉल्वेंट वाला फिर से बता दो। ओके बच्चे, सॉल्वेंट में आपको याद है हाइड्रेशन होता था। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ। सॉल्वेंट वाले केस में पानी वानी लोगे तो पानी कैटायन एनायन को बनने में मदद करता है ना, क्योंकि उससे हाइड्रेशन होता है। हम्म। हाइड्रेशन होता है तो चीजें आके चिपकती हैं, तो हाँ। फायदा होता है। तो इसलिए वो कैटायन एनायन में ब्रेक करना पसंद करेंगे कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशी। जब आप ए पे डॉट बना रहे हो ना, दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, पे कोई चार्ज थोड़ी हम्म। है ना, तो इस पे पानी नहीं आएगा। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा तो इस पे पानी अट्रैक्ट होएगा। आ रहा है समझ हाँ। में? तो हाँ। ये वाली बात से ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि क्लीवेज कैसा होने वाला है। अगर सॉल्वेंट आपने पानी लिया तो पानी तो हमेशा देखो लोगों को कैटायंस और अनायंस में तोड़ने की कोशिश करता हम्म। है ना। तो वही चीज को हाँ। हम देख रहे हैं। आ जाओ जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज कई बार ना, जैसे कि हमारे पास HBr है, आपके पास HBr है, और HBr को आपको होमोलिटिकली ब्रेक करना है। होमोलिटिकली ब्रेक करने का मतलब H के ऊपर डॉट आ जाए, Br के ऊपर डॉट आ जाए। अब ये बात है कि हम ये कैसे करें। ऐसी चीजों के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेनी पड़ती हैं। अब कि अगर हमने इसको एक और दोस्त दे दिया ना, उसके उसकी प्रेजेंस में ये काम कर जाएगा। बट मान लो अगर आपने नॉर्मली HBr लिया, तो हम सबको पता है ये H प्लस और Br माइनस की तरह ब्रेक डाउन करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मली H प्लस और Br माइनस की तरह ब्रेक डाउन करेगा। बट एक चीज होती है, अगर उसको आपने डाल दिया ना, तो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन करेगा। अब वो चीज क्या होती है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड।
परऑक्साइड आपको पता है। हाँ जी वंशिका बताओ। सर आज की क्लास के नोट्स पोस्ट कर दोगे प्लीज? कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, ओके जी। तो तुम्हारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आपके पास ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। आर तो मैंने आप लोग को बताया होगा, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सबसे कॉमन आपके पास रिप्रेजेंटेशन है परऑक्साइड का। अब बात है सर इससे क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक स्पेशल बॉन्ड है। क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो दिखा? यस Yes, sir. सर। EN यहाँ पे जीरो है। आपको याद है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था लोन पेयर रिपल्शन, याद है? Yes, sir. यस सर। तो लोन पेयर रिपल्शन हो रहा होगा इसके ऊपर, और ये वाला बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है। और जब ये टूटता है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। यहाँ पे आपके पास बना आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे डॉट। ये बताओ समझ में आया क्या? यस सर। बाकी सारे लोग को इसका 2 यूनिट बना। Yes. अब वो इसका यस जो 2 यूनिट है, आज से हम साइड में लिखना सारे लोग कि डॉट से डॉट बनता है, डॉट से डॉट बनता है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। आप हमेशा याद रखना, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी अगर एक इवन नंबर के पास जाएगी तो वो उसको भी ऑड ही बना देगी। आओ आ रही बात समझ में? ऑड और इवन को कभी भी मिलाओगे तो ऑड ही नंबर आता है, ठीक है। अब Yes. ये क्या करती है, ये वाली स्पीशीज समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ कि ये कैसे करने वाला है। पहले ये बताओ, क्या सबको परऑक्साइड का फॉर्मूला समझ में आ गया? ऐसा लिंकेज होना चाहिए, परऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ ये पे वाला इसका 2 यूनिट्स क्यों बना है? 2 यूनिट्स क्यों बना है? बच्चे, ये जब टूटेगा तो एक तरफ ये एक तरफ ये, दो ही तो बनेगा। सर इस केस में तो वैसे भी होमोलिटिक होने वाले क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है। बिल्कुल, बट हम इसको यूज कर रहे हैं HBr को तोड़ने में। देखो मैं अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आगे देखना है सारे लोग, अभी देखो। अब ये वाला स्पीशी जब ऑक्सीजन ये डॉट लेके जाएगा HBr के पास, तो H के ऊपर डॉट है, Br के ऊपर डॉट है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन डॉट को पकड़ेगा, बस इतना यहां तक देखो। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तक जाएगा और उसको पकड़ेगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका अनपेयर्ड हाइड्रोजन का अनपेयर्ड मिल गया। भाई एक 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, एक ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन का उसने जाके चुरा लिया उसके साथ मिलके, RCO माइनस गया और उसने हाइड्रोजन को वहां से उठा लिया। अब देखना आपके पास क्या बनेगा, Br डॉट। आया समझ में मैं क्या कहने वाला हूं? अगर एक डॉट खत्म हुआ तो नया डॉट बन गया। डॉट से डॉट बनता है, हमेशा डॉट से डॉट बनता है। आपका रेडिकल एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। रेडिकल पागल बंदों को भी बोलते हैं, ठीक है जी। तुम्हारे पास रेडिकल वाला केस समझ में आ रहा है? रेडिकल ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले देखो वापस से, क्या आपको क्लीवेज और डॉट फॉर्मेशन तक समझ में आया क्या? मैं दो इसे वापस से उठाऊंगा बाद में, बट डॉट बना, ये डॉट H डॉट के पास गया, उसको ले गया, आपके पास Br डॉट बच गया, वो हमने लिख दिया। अब आप देखो इस बार आपका जो HBr है ना, वो कैसे टूटा, कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको पानी में डाल देते, या अगर आप इस चीज को नहीं लेते, अगर आप इस चीज को नहीं लेते, तो ये H प्लस और Br माइनस ही बनाता, और कुछ नहीं करता ये। तो हमने इसीलिए यहां पर लिखा है प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। देखा, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी, या फिर यूवी, यूवी का मतलब समझ में आ रहा है? लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है, हाई टेम्परेचर यूवी, इन सब से भी हम रेडिकल में तोड़ सकते हैं किसी चीज को। जो रेडिकल होता है वो एक न्यूट्रल स्पीशी होता है। कैसे न्यूट्रल स्पीशी होगा, जरा आप बताना। क्लोरीन और क्लोरीन मिलके बॉन्ड बना रहे, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक एक दोनों का है,
तो अगर क्लोरीन ने डॉट और क्लोरीन ने डॉट, जो 7 इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं, इसमें चला गया, तो इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, कोई चार्ज थोड़ी आया। इसको हम न्यूट्रल स्पीशी बोलते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? बिल्कुल होगा। 7 क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? हाँ या ना? यस Yes. Yes, है? sir. किसी को डाउट है जी? यहां तक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर वो प्लीज लोन पेयर वाला प्लीज बता दीजिए। लोन पेयर वाला कौन सा? बताओ, उसका बोलो बोलो। सर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था सर उसका? क्या समझ नहीं लोन आया पेयर? सर। लोन सर पेयर आपने रिपल्शन। नहीं आपने बताया ना कि पेरोक्साइड में वो होता है मतलब। देखो, लोन पेयर रिपल्शन होता है। अगर ये रिपल्शन होगा तो तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे ना, ये वाला। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि जब पेरोक्साइड डालते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपना इसमें टूट जाता है। अब ये डॉट है यस तो ये दूसरों को डॉट में कन्वर्ट करने लगता है, इसलिए मैं बोल रहा था। आया? सर इसका इसमें मतलब जो नेसेसरी आर और डॉट है वो मतलब एच बी आर के साथ रिएक्ट करके मतलब एच बी आर को एच डॉट और बी आर डॉट में कन्वर्ट कर देगा और फिर आर और डॉट एच डॉट के साथ मतलब रिएक्ट कर लेगा। एग्जैक्टली। ओके सर थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और भाई बाकी सारे लोग? सर इसमें नेसेसरी है कि वो हाइड्रोजन को ही ले उस केस में, या ब्रोमीन को भी ले सकता है? ले दोनों को सकता है, पर उसकी एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन की टूवर्ड्स ज्यादा होती है। वो ले दोनों को सकता है। सर इस केस में तो वो H का फ्री रेडिकल तो नहीं बना, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर रहा है, नहीं वो नहीं, तो उसका सिंगल पे बना ना, है। वो ऐसे ही टूटा ना, एच डॉट टाइप में ही टूटा ना। टूटा तो उसी तरीके से ना। और भी सर बस बनेगा, ऐसा नहीं, अभी और आगे रिएक्शन जाएगा। दिस वाज जस्ट दी स्टार्ट, आई एम टेलिंग यू कि अगर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको ये बोल रहा कि आपको बस इतना सा उसको लेट्स लोअर डाउन करते हैं। आर यू ओके विद दिस लाइन कि पेरोक्साइड अगर होगा तो डॉट आ सकते हैं? आई जस्ट वांट टू टीच यू दैट। यस सर। ठीक है, यस बस सर। इसको हम दोबारा उठाएंगे। आप डोंट वरी, सारे लोग बस ये बात समझो कि डॉट, पेरोक्साइड से डॉट कैसे आ सकता है, बस हम वो डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, हरिओम बोलो। सर वो जो आर सी ओ डॉट था दूसरा वाला जो था सर वो रिएक्ट नहीं कर सकता बी आर से सर? बिल्कुल कर सकता है बच्चे, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी किसी से भी रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबल, सी हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, मोल्स में होगा, हमने मोल्स में ही रिएजेंट डाला होगा। तो ये सब रिएक्शन ना चेन लेवल पे चल रही होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें। हम क्यों ऑर्गेनिक में मेजर माइनर की बात करते हैं? ऐसी शायद ही कोई रिएक्शन होगी जिसमें एक प्रोडक्ट बने। आपको पता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया, नाउ यू हैव नथिंग ओवर यू। आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस चीज को। थिंग्स विल हैपन ऑन देयर ओन। कुछ चीज ज्यादा हो जाएगी, कुछ चीज कम हो जाएगी, बट अगेन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि और रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, यस सर। चलो भाई इस वाले पार्ट को कंप्लीट करो। पहले ये बताइए, ये वाला पेज पूरा समझ में आया? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज। यस सर। यस सर। Sir, can you share your screen again? हाँ भाई, यश, यशस्वी आ रहे हैं समझ में? यस सर आ रहा है। और तुम्हारे साथ के लोग कहाँ हैं? सर आए होंगे, यहीं होंगे। आए हो? सर यही है। आ रहा है वो समझ में तुम पूछा भी लोग था को? डाउट। हाँ यस। सर। यस। क्या डाउट है बताओ। नहीं डाउट नहीं है, ये कह रही हूँ कि मतलब पूछ लिया था। आ रहा है ना समझ में तो? यस सर। चलो जी। सर ये पूरा लिखना है अभी? हाँ बेटा पूरा लिखना है, मैं इसीलिए तो वेट कर रहा हूँ। ओके। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार ये पेरोक्साइड वाला वापस बता दो। अब इसको बाद में देखना आप जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है?
रीजन कि बहुत देर ओके से सर। वही वही चल रहा है। सुनो, अच्छा चलो सुनो, शॉर्ट में सुनो, अभी मैं पेरोक्साइड वापस से बताऊंगा। मैंने बोला था, चलो तुम, चलो सुनो, देखो मैं कह रहा हूँ ये पेरोक्साइड है, देखो पेरोक्साइड देखा, हाँ या ना बताओ, ये दिखा? यस सर। ठीक है, ये बीच में यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से टूट गया। चलो तुम लास्ट में रुकना, अभी पेरोक्साइड हमने बताया इतना देखा था कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपके डॉट की तरह टूट जाते हैं। कैसे टूटता है वो भी बाद में देखेंगे फिर से। पर आप ये याद रखना, अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट हुआ तो आपकी चीजें ना रेडिकल फॉर्म में टूट सकती है या ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह टूट सकती है। ठीक है, यस सर, मैं वो रिकॉर्डिंग ही देखूंगी, मेरा नेट अभी थोड़ा सही नहीं है तो। कोई नहीं कोई नहीं। अब बाकी अगर आपको जाना है तो आप जा भी सकते हो, दूसरा कुछ पढ़ लो तब तक। फिर रिकॉर्डिंग के साथ नोट्स भी शेयर कर देना। यहाँ आके घर पे पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। सर नहीं, वो डॉक्टर ने मना किया है पढ़ने से। क्यों? सर वो आई का चेकअप हुआ था तो डॉक्टर ने बोला पढ़ो मत। समझ गया, आई सर मुझे डायलेट। लग रहा है सर, या तो डॉक्टर को ये लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो उसका जॉब चला जाएगा, या तो उसे लग रहा है कि उसने भी इतना पढ़ लिया, कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं है। नहीं नहीं, अरे आंखें डायलेट की होंगी तुम्हारा। हाँ सर, डायलेट हुआ था। बस तो और क्या, अब इसीलिए मना कर रहा है वो पढ़ने के लिए, और क्या। ये तो एक दिन की बात है, 15 मिनट में शाम तक सही हो जाता है वो, सर हल्का नहीं, हल्का। उन्होंने बोला था 2 दिनों तक वही रहेगा। चलो ना, मेरे से ज्यादा थोड़ी ना, मेरे से ज्यादा नहीं कराया होगा ये काम, मैं गारंटी लिख के दे सर रहा हूँ। नहीं, सर सर अब कंपैरिजन कैसे करें सर, 3-4 बार बिल्कुल, डायलेट कर। 3-4 बार डायलेट। मैं आपका तो अपनी आंख जिन, का सर ऑपरेशन मतलब भी हुआ था ना, कौन सी गैस हाँ थी वो? उसमें SF6 थी। बच्चे मैं सर अपनी जिंदगी में जितनी, 2-3 बार डिलीवरी। हाँ वो हर बार 2-3 बार करते हैं, वो चेक करते हैं कि कितना हुआ है, फिर वापस से अगर नहीं होता तो फिर से डालते हैं। मुझे इवन उस दवा का ड्रॉप का नाम भी याद था। सर होमोट्रोपिन थी या कुछ। हाँ ऐसे ही कुछ है वो। मुझे तो हजारों बार मैं अब करा चुका हूँ उस बात को तो। लिख लिया? यहाँ तक ये वाला पेज लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, अरे वो पार्किंग वाला था। चलो आगे आगे चले, आगे चले। किसी को डाउट है यहाँ तक? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। चलो जी, तो मेजर क्रक्स क्या है इस पूरी बात का, कि हमारे पास अब ना 3 चीजें हो सकती हैं। अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो कार्बन पॉजिटिव बन सकता है, कार्बन नेगेटिव बन सकता है, और अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है। पहले आप बताओ, क्या आप सारे लोग इस बात पे अग्री करते हो बिल्कुल लॉजिकली कि ये तीनों चीजें हो सकती हैं? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। अब बस हमें यही तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इन्हीं तीनों के आसपास घूमेगा, कि कभी कार्बन पॉजिटिव होगा जिसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बन नेगेटिव होगा जिसको हम कार्बन आयन कहते हैं, कार्ब एनायन। ठीक है, और कार्बन फ्री रेडिकल होएगा। सर फ्री रेडिकल तो सिर्फ होमोलिटिक में होगा ना? हाँ, फ्री रेडिकल सिर्फ होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा। तो ये सारी 3 चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक चीज देखना ना, कार्बन जो एलिमेंट है वो तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल कहीं इस तरफ आता है। ठीक है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी नहीं है 2.5 और बहुत ज्यादा भी नहीं है 4। अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। इसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज अनस्टेबल होगा, इसके ऊपर कुछ भी अनस्टेबल होगा, ये हमेशा 4 वैलेंसी की तरह एग्जिस्ट करना चाहता है, हमेशा। कार्बन बिल्कुल आइडियल बच्चा है, जैसे माँ बाप का होता है ना कि सारी अच्छी आदतें हैं, वैसा इंसान है ये। इसको जरा सा भी इसके ऊपर दाग पसंद नहीं है, ना पॉजिटिव कार्बन को पसंद है ना नेगेटिव पसंद है। अब आप बोलो सर नेगेटिव क्यों नहीं पसंद है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा नेगेटिव इसलिए नहीं पसंद है, इसका साइज छोटा है। आपको पता है छोटे साइज से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इस पे भार बहुत पड़ेगा। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ये छोटा सा बच्चा है, उसके सर पे आपने 10 किलो का वजन रख दिया है कि उठा इसको। अब आप समझ रहे हो, इसको हर एक चीज से प्रॉब्लम है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। ये अपने 4 बॉन्ड बना के अपनी जिंदगी हंसी खुशी निकालना चाहता है। सिंपल सी बात है, पूरी ऑर्गेनिक इसी की अबाउट चलती रहेगी। अगर आप मेरे साथ ये सब बातें ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या हम इसे गोल्डन रूल बना सकते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल सब कुछ अनस्टेबल है? तो बट जैसे फ्लोरीन का साइज तो इससे छोटा है पर फिर भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अकोमोडेट कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज? मतलब बच्चे स्मॉल साइज से ही तो पूरा गेम है। स्मॉल साइज होगा तो शेल छोटा है, शेल छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं होंगे। ओ हाँ ठीक है, तो समझ आ गया। हाँ चलो, और किसी को कोई डाउट है इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी कृषिका। सर फ्री रेडिकल क्यों अनस्टेबल होगा? अच्छा वो अपनी चार कार्बन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही खराब है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहना चाहते हैं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ये इधर उधर भागता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, सर ओके कार्बन सर। डाइमराइजेशन शो कर सकता है? कार्बन डाइमराइजेशन शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है। अगर दो रेडिकल है आराम से डाइमर बना सकता है। ठीक है, चलो जी और बताओ, किसी को इसमें डाउट है यहाँ तक? सर डाइमर में और जो नॉर्मल बॉन्ड होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, ऐसे कोई डिफरेंट। डाइमर तुम्हारे पास क्या, जब भी दो यूनिट मिलके जुड़ेंगी किसी भी तरीके से उसको डाइमर ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास दो रेडिकल आ गए CH3 तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये डाइमर बन गया, CH3 से इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसके दो यूनिट मिलके जुड़ ओके गए तो नॉर्मल बॉन्ड है ये। चलो जी आ जाओ आगे चले, किसी को यहाँ तक डाउट है भाई? ओके, तो हमारे पास अगला की पॉइंट क्या है लिखना? की पॉइंट इसी के नीचे लिखना, की पॉइंट। ड्यू टू दिस carbon positive, carbon negative, and carbon radical can be formed। आ रहा है ना समझ में कि ये पूरा का पूरा होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक से ये तीन चीजें बन सकती हैं। तो लेकिन स्टेबल नहीं होंगे, बस वही। हाँ स्टेबल नहीं, वो अब हम देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बन सकती है। हम सिंपल सिंपल हमने देखा कि बॉन्ड टूट सकता है। बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन ले ले दे दे, या फिर सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो तीन तरीके देख लिए, उन तीन तरीकों से क्या बन सकता है वो हमने लिख लिया। आगे चल रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकली चलते जा रहे हैं, है कि नहीं? कुछ भी उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। यस। लिखा क्या, आगे चले? यस सर। चलो जी, अब हम तुम्हारे रिएजेंट की बात करें। जब रिएक्टेंट की बात हो गई, रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। रिएजेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमारे दो पार्ट में रिएजेंट को डिवाइड किया गया है। पहला रिएजेंट का जो पार्ट है दैट इज दोनों रिएजेंट साथ को, साथ लिखना है। नहीं अभी आप समझ लो, फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं आराम से। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखना आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल में जनरल रिप्रेजेंटेशन ई पे प्लस, या कई बार ई भी लिख देते हैं, वरना ये वाला मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को ई पे प्लस या ई ऐसे करके लिखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा वाला होता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को एन यू या फिर एन यू पे नेगेटिव करके शो करते हैं। मैं ये वाला ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, ये इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि मुझे पूरा पूरा ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये सिंबल्स यूज करता हूँ। ओके, अब आती है बात कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, या फिर मैं कह सकता हूं दीज आर नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। आप ना इसके बारे में इस बात से बता सकते हो कि ये कैसा इंसान होगा अगर इसको ये चीज पसंद है। तो जनरल लाइफ की तरह अगर इसको नेगेटिव चार्ज पसंद है तो ये खुद कैसा होगा। दो बातें पॉजिटिव। बोल सकते हो, दो बातें बोल सकता हूँ। पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज, डेफिशिएंट। हाँ इलेक्ट्रॉन वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों एक ही बात कह सकते हैं। तो कैन आई से ये सारी कंडीशंस तो वो फॉलो करता था यार, लुइस एसिड। यस। है ना, जितने भी आपके लुइस एसिड होते थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे। लुइस एसिड में आपको मैंने बोला था कभी पॉजिटिव चार्ज दिखे तो लुइस एसिड है। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल दिखे तो लुइस एसिड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वाला पॉजिटिव सेंटर दिखेगा तो भी लुइस एसिड है। आज आपका काम है लुइस एसिड रिवाइज करना ढंग से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये सारे के सारे लुइस एसिड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, या फिर पॉजिटिव, अब इसमें सारा कैटेगरी वही चलता है, मैं कुछ भी लिखता रहूंगा वो सब लुइस एसिड। आपको बस याद है, ये इसका की पॉइंट है। जितने भी आप इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हो सारे के सारे लुइस एसिड, और सारे लुइस एसिड की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, लुइस का यही तो योगदान है उसकी बेचारी जिंदगी का। पूरी जिंदगी में उसने यही एक अच्छा काम किया कि ऑर्गेनिक का वो बेस रख गया कि लुइस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, लुइस बेस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखना है तुम्हारे पास क्या है। इस वाले केस में अगर आप देखोगे, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, ये सारी स्पीशीज कौन सी होंगी भाई, ये खुद कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सारी की सारी कौन सी है, लुइस बेस है। बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया। कुछ चीजें नेगेटिव चार्ज को पसंद करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती हैं। कुछ चीजें पॉजिटिव चार्ज को लव करती हैं, वो खुद से नेगेटिवली चार्ज हो सकती है या लोन पेयर हो सकता है। सिंपल। क्या किसी को डाउट है? अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन राइट दिस वन, इसमें लुइस एसिड लुइस बेस लिख के छोड़ दिया है, और यू कैन इवन राइट दिस वन। कौन सा लिखोगे आप, ये ब्लैक वाला? यस सर। यस सर, ब्लैक वाला बेटर है। चलो जी, ब्लैक वाला लिख लो। ये वेदांग बैठा है क्या चिराग तुम्हारे घर पे? हाँ सर। आवाज से पहचानता हूं मैं लोगों की। न्यूट्रल स्पीशीज याद है ना, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वो कर सकते हैं, तो वही लिखा है मैंने हाईलाइट करके। सर फिर CO2 भी एक्ट कर सकता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल एज अ, उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वो कर तो सकता है पर वो इतना ज्यादा करता नहीं है। उसके ऊपर चीजें अटैक कर सकती हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है।
तो वैसे CO2 तो नॉन मेटल ऑक्साइड है ही, तो वो लुईस एसिड तो हो ही गया ना एक तरह से। हाँ लुईस एसिड है, पर वो पूछ रहा है कि क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्या वो जाके अटैक कर सकता है। आप ऐसा समझ सकते हो इसी चीज में ना। आ जाओ ईशांक, देखो इसको, लेट्स से आपके पास, आप इसको दूसरी तरीके से देखो। मान लो आपने दोनों चीज को एक साथ पुट कर दिया, ठीक है। अब वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, उसकी तरफ चीजें अट्रैक्ट हो रही होंगी कि नहीं, हो दोनों एक साथ ही प्रेजेंट रहते हैं अगर आप देखो तो। बस CO2 यस जाके अटैक कम करता है, CO2 पे अटैक बहुत इजी होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। मैं ये चीज कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। वैसे इट कैन, हाँ आ जाओ, ये देखो, इट कैन एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। देखना चाहिए, रुको। ये देखना तुम्हारे पास, ये देखो तुम्हारे पास, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इससे नहीं निकलेगा। नहीं, CO2 वाले केस का मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर, हाँ जी। अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। नहीं बचे, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। आपने यही सब। इलेक्ट्रोफाइल में लिखा है कि इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उसे तो नेगेटिव बन जाना चाहिए था। वैसे नेगेटिव हमेशा जरूरी नहीं है, मान लो कि वो CH3 पॉजिटिव था या Cl पॉजिटिव था, फिर तो लुईस एसिड वाले कैरेक्टर्स है ना, लुईस एसिड में तो उनको बोलते ही है, तो एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब लुईस एसिड हो गया ना। बस नेगेटिव ठीक चार्ज है। आना होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अगर आना होगा तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बोरिक एसिड में OH माइनस एक्सेप्ट करता है वो, तो BOH होल 4 नेगेटिव हो तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, देखना ईशांक, एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने बताया आपको कि CO2 को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे पर CO2 पे अटैक नहीं होता। आप चेक भी करोगे तो यही मिलेगा, उसको वीक इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। रीजन कि CO2 अटैक नहीं कर रहा होता है, CO2 पर अटैक इजी हो जाता है। पर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड है, और सारे के सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो हम क्राइटेरिया वही डालेंगे। बट CO2 खुद से जा जाके अटैक नहीं करता, और वाटर में भी OH माइनस जाके उस पर अटैक करता है। बहुत ही वीक वाला केस है, क्योंकि वहां पे अटैक करना मुश्किल है बस, ठीक है। तो हम वो वाली जनरल यस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, वीक में आएगा। CO2 तो वैसे भी आधी से ज्यादा रिएक्शन में रिमूव ही हो जाता। हाँ,
सर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो बच्चे आपको लुईस एसिड, अच्छा लुईस एसिड मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, ये सब छोड़ के आपको लुईस एसिड लुईस बेस भूल गए हो क्या सारे लोग? इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ? अगर आपको दिख रहा हो, किसी ने भी ध्यान दिया हो, तो ये सारे लुईस एसिड लुईस बेस वाली बातें लिखी हैं, दिखा सबको? एग्जाम्पल्स भी वही उठा के लिखे हुए हैं मैंने। वेकेंट डी ऑर्बिटल जो मैंने ऐसे माइंड मैप जैसा इक्विलिब्रियम में बनाया था। भाई पेपर था इक्विलिब्रियम का, ये तो याद होगा। यस सर। चलो जी। यस सर। ओके, ये लिखा सबने? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल में से कोई नहीं होगा? नहीं, न्यूट्रल स्पीशी है। अच्छा, वो तो जन न्यूट्रल। वो वैसे न्यूक्लियोफाइल में से माना जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये देखो। सर क्योंकि वो उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है। नहीं, ये वाले जो लोन पेयर होते हैं ना, ये डोनेट करता है वो। ओके सर। हम्म। चलो जी भाई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसी चीज जो जैसे ई प्लस है जो नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगी, न्यूक्लियोफाइल ऐसी चीज है जो दौड़ेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पहले बताओ सिर्फ इतनी सी बात, क्या आपको लुईस एसिड लुईस बेस छोड़ के ये समझ में आया कि नहीं आया? हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमने वो चीज देखा यस कि सर। तुम्हारा कि क्या रहेगा। नेक्स्ट है, एक चीज समझना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट समझते हैं। कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, की पॉइंट देखना। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के दो काम होते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास कोई जगह है, कोई मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का दो काम है, एक तो यहां तक जाना, और जब पहुंच जाए तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। पहले बताओ, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल का काम है एक तो जाना, और फिर वहां जब पहुंच जाए तो उसको इलेक्ट्रॉन देना। ये दोनों बातों से न्यूक्लियोफाइल को डिटरमाइन किया जाता है, दोनों बातों से। मान लो कोई ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी पहुंच तो रही है, पर वहां पहुंचने के बाद नहीं, अब मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं देना। आ रही बात समझ? ये तो प्रॉब्लम की बात है, नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं? कोई चीज है वो इतना धीमे इतना धीमे इतना धीमे मूव कर रही है, बट वहां है बहुत अच्छी डोनर। यार जब पहुंच ही नहीं पा रहा है तो फायदा क्या? क्या आपको ये बात समझ में आ रही? न्यूक्लियोफाइल विल इन्वॉल्व टू थिंग्स, मूवमेंट एंड डोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट एंड डोनेशन के हिसाब से हमने स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात किया हुआ। स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है? दैट इज कि कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। हाँ भाई, बताते जाना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। यस चलो सर। जी। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहला वाला क्या है कि कॉन्जुगेट बेसेस आर बेटर, या कॉन्जुगेट ना लिख के इसको मैं एग्जैक्टली यहीं से दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को लिखना। ये देखना, यही लिखा है, कॉन्जुगेट बेसिस आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू न्यूट्रल। इस वाले केस में अगर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर आप बात करोगे, तो H2O और OH माइनस नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशी हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू ऐसे न्यूट्रल वाले केस में। ठीक है, RO माइनस एंड ROH,
आप समझ सकते हो नेगेटिव चार्ज थोड़ा और बड़ी चीज है, वो दिख रहा है सामने सामने कि हाँ इसके पास है। लोन पेयर तो चलो उसका खुद का पार्ट है। एस एच माइनस, अगेन ये जो माइनस वाला पार्ट है, पी एच ओ माइनस। पी एच का मतलब क्या होता है, फिनाइल रिंग, ऐसा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट देखना, क्या ये वाला चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा कंपेयर टू जिसके ऊपर सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट है। सर तो इलेक्ट्रोफाइल में कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल में, हाँ सर। इलेक्ट्रोफाइल में कह नहीं सकते बच्चे, कह नहीं सकते, पूछो क्यों। क्योंकि आपके पास जो NH4+ है ये तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होता। अच्छा तो पर ये एक सेकेंड, ये कॉन्जुगेट, अच्छा हाँ ये भी कॉन्जुगेट एसिड है हाँ। आपको देखना पड़ेगा, हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा ज्यादा देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का इतना कुछ खास सिस्टम नहीं है, जब आएगा तब बता दूंगा। ओके। पहले ये देखो, कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू न्यूट्रल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो आपने की पॉइंट इससे पहले लिखवाया था एक बार वो दिखा दीजिए। यस सर। हाँ भाई, पहला पॉइंट लिखा, अब जो बोल रहा हूँ बस उतना लिखना। सर 1 मिनट। यस सर लिख दिया। डन भाई, लिख लिया होगा। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट ये वाला लिखना, न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी, डोनेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डोनेशन इजी हो जाएगा। देखो NH2-, OH-, F-, इन सारे केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा चल रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो उसका डोनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। सर माइक म्यूट है। हाँ जी, आर वी डन ये वाली बात को लेके? हाँ जी,
यस यस सर। सर। ठीक है। इसके बाद वाला, न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगेन साइज ऑफ एटम वाली बात क्यों आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनेशन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसलिए तुम्हारे पास ये वाले केस है, इसको रिवाइज करना है आपने बार बार। जब आपको लगे सर आपने मूवमेंट भी तो पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। उसको जब मैं सॉल्वेंट के इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट का क्या रोल है। अभी हम सिर्फ डोनेशन वाले रोल के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। ये वाले केसेस याद रखने, ये बहुत अच्छी, मतलब ये सब बिल्कुल बेसिक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन को समझने के लिए। अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर सलाम नमस्ते हो जाएगा आपका। बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, समझ में तो सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये बताओ। यस सर आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है। अनन्या आई है? यस सर। चले जी आगे। चलो जी, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल तक कर लिया। जब इलेक्ट्रोफाइल की बारी आएगी, फिडेल क्राफ्ट से पहले मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हमारा ये वाला काम हो गया। अब आ जाते हैं वापस से इस पे। ओके कि सर आपने बताया कि हमें रिएक्टेंट के बारे में पता चल गया, हमें रिएजेंट के बारे में पता चल गया, हमें इंटरमीडिएट पता चल गया। तो इंटरमीडिएट में कौन से? कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बन, ये सब इंटरमीडिएट्स ही हैं कार्बन के, जो बीच में बनेंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। आजो जी, आप ये देखना, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव और कार्बन पे फ्री रेडिकल, ये दोनों कजिन ब्रदर्स हैं। याद रखना, पूरी पूरी कजिन ब्रदर्स सेम नहीं होते, बट बहुत सारी चीजें उनकी सेम होती है। आ रही ना? बस कजिन ब्रदर्स में बहुत सिमिलैरिटी होती है बहुत सारी चीजों की, बट एग्जैक्टली डिटो सेम नहीं होते हो। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 यूनिट कम है, इसके पास 1 यूनिट कम है, इलेक्ट्रॉन कम है मेजरली देखा जाए तो। इस वाले पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। आपको क्या करना है? आपको कार्बन की मदद करनी है। ठीक है, आपका काम है कार्बन की मदद करना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या उससे इलेक्ट्रॉन लोगे? जल्दी बताओ। उसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना आप लोग? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे। हम क्या बात कर रहे हैं? हम जब इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये स्टेबल हो जाए। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन दोगे या इलेक्ट्रॉन लोगे, ये लेने देने को जो हम बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। कैन आई से दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट? ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिंपली, अगर मैं बोलूं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये 2 टाइप का है। कैसे 2 टाइप का है? कि सर वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या वो टेम्परेरी है, या फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ वो परमानेंट है? हाँ जी भाई, क्या ये बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है। इफेक्ट कॉज बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट परमानेंट एंड टेम्परेरी। जल्दी से लिखना फिर हम आगे चले।
चले? Just a minute, sir. डन। Yes. अब यस सर। पहले हम परमानेंट वाला इफेक्ट देखने जा रहे हैं। परमानेंट वाले इफेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया। जैसे कि एक चीज होता है इंडक्शन, एक फिनोमेना होता है फिनोमेना, एक फिनोमेनॉन होता है ना, ऐसे कुछ सही है, ऐसे कुछ NEON. है ना, सही लिखा है ना, फिनोम ME NON। NON। सही तो लिखा था मैंने पहली बार भी। ठीक है, चलो जी। तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज क्या है कि किस फिनोमेना पे है? तो पहला फिनोमेना इंडक्शन। इंडक्शन समझते हो? पैदा कर देना, क्रिएट कर देना। यहां पर ये पहला वाला जो फिनोमेना है वो इंडक्शन, कुछ क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो फिनोमेना है दैट इज रेजोनेंस, और इसमें जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या क्या होता है ये सब? ये फिनोमेनाज है। फिनोमेना समझ में आ रहा है ना कि क्या वो इफेक्ट क्या है? तो हमारे पास उनकी वजह से जो इफेक्ट का नाम रखा गया ना, वो इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिफरेंस समझ में आ रही है कि होता क्या है, उसके इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अगेन रेजोनेंस कोई चीज होती है और रेजोनेंस से होने वाला इफेक्ट क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन से होने वाला इफेक्ट क्या बोला जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम डिटेल में समझ चुके हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ जाओ जी, पहले ये वाला चीज देखते हैं। आई नो आपको इंडक्शन नहीं पता, मैं एक एक करके इनको समझाने जा रहा हूँ। पहले हम टेबल बना के बस समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास फिनोमेना क्या है इंडक्शन, इंडक्शन से होने वाला इफेक्ट क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के। रेजोनेंस फिनोमेना, उससे होने वाला इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से होने वाला इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जरा सारे लोग ये बताना, सबसे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, सिग्मा या पाई? पाई। बहुत सही बेटा आयुष, बहुत सही। इतने बीच में मैंने सुन लिया तुमको, तुमने जो चिल्ला के बोला ना, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन वीक होंगे उनका मूवमेंट आसान है, या जो चीज बहुत टाइटली बाउंड है उसका मूवमेंट आसान है? जो भी बताओ बताओ, जो वीक है।
तो इन सारे इफेक्ट में क्या हम की पॉइंट बना सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? रेजोनेंस। यस। और रेजोनेंस के बाद कौन सा वाला होना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेट। हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? समझना भाई, रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले डाले, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे। फिर इसमें सिग्मा एंड पाई है, तो पाई इसमें भी है ना, ये वाला इसके बाद आएगा। और लास्ट इफेक्ट कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। की पॉइंट तैयार हो गए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं वो रेजोनेंस के थ्रू मिलते हैं। सेकंड जो इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करें, दैट इज फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड द लास्ट इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे धीमे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां से, बहुत धीमे, ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचेंगे, बहुत धीमे जा रहे होंगे, ज्यादा दूर भी नहीं जा, आलसी बिल्कुल। कई बार तो हम इंडक्टिव इफेक्ट छोड़ ही देते कि छोड़ो यार। कहीं रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है ना, तो वहां पे हम इंडक्टिव छोड़ ही देते, भूल ही जाते कि चलो क्या करना है, बेकार सा तो इफेक्ट है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, हम उसको निग्लेक्ट नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि रेजोनेंस और इंडक्टिव है, तो रेजोनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसी के लिए हमने की पॉइंट बनाया। क्या किसी को यहां तक डाउट है? जरा सा भी, परमानेंट तक जल्दी बताओ, क्या मैं आगे चल सकता हूँ? यस सर। ये क्लासिफिकेशन मूवमेंट है यस ना, सर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फास्ट मूव करेंगे। हाँ, कितने फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे, आप सब समझ सकते हो। रेजोनेंस से ज्यादा मूव करेंगे हम, फास्ट तो नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा मिलेंगे किससे कम मिलेंगे, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। चलो जी नेक्स्ट देखना। परमानेंट इफेक्ट में तो ये चीजें हैं। नाउ कम्स टेम्परेरी इफेक्ट। आ जाओ जी, समझते हैं। पहला ऑर्गेनिक का रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक में बस यही चलेगा, ऐसे ही करते हैं सारा का सारा। तो सबसे पहला केस 1 देखने जा रहा हूं मैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग, जिसको डाउट होगा वो पूछेंगे। व्हाट आई हैव इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। आपको मैंने ये चीज बताया था कि कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। आज है वो सारा जो केमिकल बॉन्डिंग की बात है ना हमने, कि ये जरूरत पड़ेगा वो जरूरत पड़ेगा। अच्छा, आपको याद है हमने पाई बॉन्ड को एक बार ऐसे भी बनाया था? यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ये है तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आ रहा है समझ में? अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड करके लिख दे रहा हूं। ओके, अब देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास आ गए हैं इलेक्ट्रोफाइल जी। इलेक्ट्रोफाइल जी को जैसे ही आपने नीचे गिराया, इलेक्ट्रोफाइल जी की नजरें पड़ी एकदम से, ओके आई कैन सी इलेक्ट्रॉन्स, वो भी पूरा भर भर के। अब देख रहे हो ये पूरा का पूरा ना, ये इस तरीके से एग्जिस्ट, ये हमने लिख, तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई मतलब नहीं रखता। आप ये देखो, ये इसके पास भागेगा कि नहीं भागेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स खुले हुए पूरे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे ना बिल्कुल होता है ना, ऐसे बिल्कुल जैसे जॉम्बी मूवीज में हमने देखा ना, कि ब्लड थर्स्टी जो जॉम्बीज होते हैं और एकदम से हल्की सी आवाज कर देते हैं, टक से आवाज आती, कांच टूटने की आवाज आती है और दौड़ के हो जाता है उसकी तरफ। देखा है और कि नहीं देखा? साइलेंट वन। हाँ, यस सर ठीक है, देखा। एग्जैक्टली वैसे ही। तो अब तुम्हारे पास क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये दौड़ के जाता है इसके पास। हम देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। ये इसके पास जाएगा, पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि इसके पास क्यों जाएगा? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। ये दोनों में से किसी भी साइड जा सकता है, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है अभी के लिए कि ये इधर जाए उधर जाए, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो वो जाके उस पर अटैक करेगा। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। आप देखो ना, ये ऐसे 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 करके ना पूरा
ऐसे करके पूरा खींचने लगेगा, ऐसे पोलराइज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन सारा का सारा क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पहुंचेगा, ये वाले कार्बन के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे खींच के एक तरफ आ जाएंगे ना। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? क्या आप मेरे को उतना ही मजे में फील कर सकते हो जितना मजे में आपको पढ़ा रहा हूँ? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो इलेक्ट्रोफाइल जब पहुंचेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के ऊपर तक खिंच के आ जाएंगे और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव दिखेगा ये आराम से बॉन्ड कर लेगा। अगर आप देखो अल्टीमेटली ना कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, अल्टीमेटली तो कुछ उनमें ऐसा से सा किसी भी दिखेगा। कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है ना? दोनों में से किसी भी, देखो जिस पे भी बॉन्ड करेगा उसके दूसरे वाले पे पॉजिटिव चला जाएगा। आपको ये देखना है। आ जाओ वापिस से देखते हैं। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग को समझ नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चीज इमेजिन करो बच्चों, इमेजिन करो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये पहुंचा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे खींचने लगेगा ना ये इसकी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगे इसकी तरफ तो यहां कम नहीं हो जाएंगे इस तरफ। क्या आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? यस सर। अगर ये वाला रिप्रेजेंटेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाया तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा? यस सर। सबको आगे समझ में, हाँ या ना? यस एक सर। और बात समझा दो सर। एक और क्लाउड बार, के कौन सा वाला स्टेप, कौन सा क्लाउड के वाला स्टेप? क्लाउड ये वाला? हाँ क्लाउड के बाद का जो ये क्लाउड? प्लस माइनस। अच्छा, ये यहाँ पे जा रहा है, हाँ ठीक है, इसको इसके साथ बॉन्ड करना है, इसको इसके साथ बॉन्ड करना है, इसके पास कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉन्ड इस तरह टूटा कि इस पे नेगेटिव आया ताकि इसके साथ बॉन्ड कर सके। तो अगर इसके पास नेगेटिव है तो इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर आके जुड़ के आया। ओके। हाँ सर। ये भी एक सोचने का तरीका है। बाकी सारे लोग, और एक बार और वापस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वही एक्चुअल है। आप फील कर सकते हो कि वो उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच के एक तरफ आगे, एक तरफ खींचे तो दूसरी तरफ कम हो गए, दूसरी तरफ कम हो गए तो पॉजिटिव आए। अच्छा, ये तो समझने के लिए था। हम इसको फाइनली कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। देखना जी, तो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफाइल, ये अगर इस तरफ अटैक करने वाला है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? उठ के इस कार्बन पे आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे आएंगे तो आपके पास बनेगा ये। अभी इफेक्ट का नाम नहीं बनाया। आजा देखना है सारे लोग, क्या आपको ये चीज दिख रही है कि जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उसी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? जिस कार्बन यस पे सर। अटैक हो रहा है उसी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कहना है से कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं मतलब पॉजिटिव है। और किस इफेक्ट के थ्रू बढ़ रहे हैं, उस इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर प्लसी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं? प्लस ई इफेक्ट। केस वन आपको समझ में आया क्या? कितने लोग को केस वन समझ में आया? व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट? हाँ चलो यस वेरी सर गुड। सर। आ गया। सर प्लस ही मतलब इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन बता रहा है ना। प्लस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ई बता रहा है कौन से इफेक्ट के थ्रू, तो प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसमें की पॉइंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is increasing at the site of attack. Therefore, सर एक बार ऊपर कर दो प्लीज। known as
प्लस ई इफेक्ट। देख लो बच्चों, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी फास्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनिक के। डोंट डोंट स्किप दीज। समझो, इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करते रहोगे, आपको दिखना शुरू होगा, आप पुश एंड पुल फील कर पाओगे, आपको समझने में भी मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा। इमेजिन पुश एंड पुल, कोई पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सर मैं बोला ना ये केस 1 पूरा दिखा दो शुरू से। बच्चे, वो ऊपर समझाने के लिए बनाया था। आप लिख रहे हो क्या? मैंने लिखा नहीं था, मैं सुन रही नहीं, थी मैं ध्यान ये कह से। रहा था फाइनल ये लिखना है बस। ओके सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर मतलब इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन दोनों वो कार्बन है, तो उनमें से तो मतलब किसी के भी पास जा सकता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। बस बिल्कुल सही बात है, जिधर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा सिर्फ उधर ही आएगा। अच्छा, ओके। आप देखो ना यहाँ पे, इसीलिए तो टेम्परेरी है। व्हाट इफ इलेक्ट्रोफाइल आधे रास्ते से लौट जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। हाँ, टेम्परेरी इफेक्ट ओके। है ना। जब तक इलेक्ट्रोफाइल है, अगर मैं खड़ा रहूंगा तो चीटिंग नहीं होगी क्लास में, चला जाऊंगा तो होने लगेगी टेम्परेरी इफेक्ट। हाँ। हाँ भाई डन है। लिखा। यस सर। 8 मिनट सर। 8 मिनट से। डायग्राम बनाना है। मैं जो मन है वो बनाओ। मैंने बताया इतना तो जरूर बनाना है। हाँ जी, हाँ जी लावण्य, बोलो बोलो। सर निसरो बाय मिस्टेक हो गया रेज। लावण्य, यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। चलो। सर तो इसमें जहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा वहीं पर ये अटैक करेगा, मतलब ये ऐसा बॉन्ड बनेगा क्या? देखो, हाँ, आप एक चीज समझो, इलेक्ट्रोफाइल उधर ही जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही होंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं वहां, उनको तो ये ले ही नहीं पाएगा, है कि नहीं है? वो तो बिल्कुल ऐसे समझ लो प्लास्टर वास्टर कर रखा है। अगर ये कहीं पर भी इसके पास मौका इलेक्ट्रॉन लेने का, तो वो पाई के साथ ही है। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये केस 1 हो गया, प्लस सी इफेक्ट। किसी को डाउट है जी? नो सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केस 2। अगेन वही चीज है भाई, मैं आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं एक्सेप्ट जनरल लॉजिक। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां जाएगा, जरा बताना इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होना चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, दूर नहीं शिफ्ट होगा। यस सर। राइट वाले रेपेल होगा। आया समझ में? मान लो तो इस वाले अगर कार्बन पे आप अटैक कराना चाहते हो, तो इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम नहीं हो जाएंगे? अब देखो, यस ये इलेक्ट्रॉन लेके यस सर। पहुंच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन दूर होने लगेंगे, तो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। सिंपल सी बात बोले तो सर आप रिपल्शन ये कह सकते हैं क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, और कोई वजह ही नहीं है। रिपल्शन, एग्जैक्टली रिपल्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर इधर अटैक करेगा, रेड से कर दे रहा हूं, ये अगर इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन उठ के किस पे चले जाएंगे, इस कार्बन पे चले जाएंगे। अगर इस कार्बन पे चले जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, न्यूक्लियोफाइल डब सिंगल सी पे नेगेटिव। ये अगर बीच में आपको समझना है तो कुछ ऐसा सा हुआ होगा कि कार्बन पे पॉजिटिव, सी पे नेगेटिव, और ये। बट अगर आप इसको ना, आप इसको ऐसे मत किया करो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज द राइट वे। ठीक है, दो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब न्यूक्लियोफाइल जस्ट पहुंचने वाला होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया होगा, दूसरे पे नेगेटिव। क्या सबको अभी बिल्कुल फील हो रहा है, समझ में आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल आए, इलेक्ट्रॉन भाग गए, इलेक्ट्रोफाइल आए, इलेक्ट्रॉन आ गए। आया? यस यस सर सर। यस सर सर चलो जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। ठीक है, वंडरफुल, करेगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, रीजन है कि हमारे पास जो हमने कैटलिस्ट लिए हैं, ठीक है, जो हम कंडीशंस ले रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक ही नहीं करना चाहेगा ऐसी सिचुएशन पे। बट देयर आर मोर सिचुएशंस, जिसका मैं सेकंड एग्जांपल अभी देने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इसी में बच्चे मान लो आपने बहुत प्रेशर लगा दिया न्यूक्लियोफाइल में, पीछे पड़ गए कि नहीं तू वापस आया, तेरे को बेल्ट मारूंगा मैं, तू जा अटैक करने, जाएगा वो? आपने टेम्परेचर और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिया है, अटैक कर लेगा। आ रहा है समझ लो? ओके, आ जाओ जी, देखना तुम्हारे पास ये वाला केस है। तो इस वाले केस में लेट्स सी दिस अगेन, लेट्स नेम दिस इफेक्ट। व्हाट इज हैपनिंग टू दिस कार्बन? क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं? फिर तो माइनस ही हो जाएगा। सर अगर वो माइनस ही। इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा तो ये वाली बात तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी ना कि पॉजिटिव चार्ज लविंग है। मतलब कैसे, कौन सी बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, बताना। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज लगेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन पे अटैक नहीं कर रहा, वो उस पे इसीलिए जा रहा है कि वहां पे वो, मैं अभी समझ रहे हैं हम इस इफेक्ट में क्या हो रहा है। हम उसको ऐसे नहीं, अभी आपको पता ही नहीं उसके आसपास क्या लगा हुआ है। आ रही है मेरी बात समझ? लॉजिक अगर मैं बताऊं, क्या पता कुछ आसपास ऐसा लगा हो कि वहां पॉजिटिव चार्ज है। फिर अभी हम सिर्फ ये इफेक्ट को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, कैसे होता कैसे है। ठीक है, बहुत सारे केसेस, अभी 2 मिनट सुनना, तुम्हारा अभी जो तुम्हारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, की पॉइंट देखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is decreasing at the site of attack, therefore minus E effect. Both effects are temporary as everything will go back to normal on removal of electrophile and nucleophile. तो वैसे कार्बन अभी भी तो चार अलग अलग एंटिटीज से बॉन्डेड है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है जिससे जो उसके पास है, तो डेंसिटी कैसे कम हो रही है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब वो वाला चीज नहीं है, हम इस कार्बन के लिए बात करें। इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, हम उसकी बात करें ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए यूज किया जाता है, उस एरिया के इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे एक दो करके रहते नहीं है, वो तो ऐसे पूरा क्लाउड बना के रहेंगे ना। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये सब एक ही बात है। क्लियर? एज सच पर्टिकुलरली हम डेंसिटी की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे चार थे तो कैसे कम हो गए। क्लियर? यस।
आई होप आप हमें प्लस ही माइनस की समझ में आ गया होगा। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल। सर आप की पॉइंट दिखा देंगे, मैं कॉपी कर रही थी। हाँ जी, थैंक यू सर। एक स्पेशल एग्जांपल just for everyone present here, for all the peeps tonight. ओके, आज स्पेशल एग्जांपल देखना। आपने इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। सॉरी गाइस, दिल्ली। देखना जी, होगा इस वाले इसमें देखना। तो मैंने बार बार बोला, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कार्बन के ऊपर काली माता बैठी है जो इसके बाल नोचे ले रही है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे बाल नोचे ले रही कार्बन की, इलेक्ट्रॉन दे, चल इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर बहुत दुख दर्द है। उस दुख दर्द को बनाने के लिए मैं पार्शियल पॉजिटिव बना रहा हूं। क्या आपको पार्शियल पॉजिटिव इमेजिन हो रहा है? यस सर। अब जरा देखना, आप मोमेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। और ये आपका कुछ ऐसा सा बने। तो जो लोग पूछ रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, उनके लिए ये जवाब था। डबल बॉन्ड पे वो इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि सॉरी सर पानी पी लो। जी ओके, चलो जी। क्या किसी को इस वाले में डाउट है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप में? पार्शियल पॉजिटिव हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चले जी आगे। यस सर। यस सर। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द परमानेंट इफेक्ट्स। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अभी लिखना नहीं है, यहां तक स्पेशल एग्जांपल तक लिख लो आप। की पॉइंट स्पेशल एग्जांपल तक लिखने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। शुगर सर इंडक्टिव एक बार इफेक्ट क्या हुआ? क्या कह रहे हो आयुष? हो गया सर, हो गया। सर नेगेटिव ई इफेक्ट में तो वही था ना कि वो सारा दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होगा हाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ जी, ओके सर। देखो जी, इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं जी, लिखेगा नहीं कोई। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, पहली बात तो ये।
मान लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कोई एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन देखना। आपके पास कोई एटम स्लैश ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एटम स्लैश ग्रुप का क्या मतलब है? मान लो आपके पास क्लोरीन जुड़ा है तो एटम है, और आपके पास C डबल बॉन्ड OH ये जुड़ा है, ये ग्रुप है। अब बात है सर ये कैसे है? ये भी जुड़ा हो सकता है ना, फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता ही होगा। तो आपके पास ये कार्बन चेन है एक एग्जांपल, और इससे एटम स्लैश ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर दो केस बन सकते हैं। कैसे दो केस बन सकते हैं? मान लो ये जो एटम स्लैश ग्रुप है, इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये आपको पहला केस समझ में आ रहा है? मान लो A और G बहुत ज्यादा खींचता है कंपेयर टू कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम स्लैश ग्रुप। जरा बताना जी, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? आप बोलो सर बराबर हो सकता है। अरे बराबर होगा तो कार्बन नहीं होगा, बराबर तो कार्बन के लिए ही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो हम किसी और एटम स्लैश ग्रुप की बात करें, कोई ऐसा ग्रुप है या तो कम होगा या तो ज्यादा हो। आज जी सबसे आसान ये वाला समझना, हम इसको समझते हैं। जरा ये बताना, अगर एटम स्लैश ग्रुप वाला केस ये वाला है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। टग ऑफ वॉर, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना जरा। टग ऑफ वॉर, आपने एकदम से खींचा, जो सबसे आगे वाला कार्बन है उसको लगेगा धक्का, और वो भी ढंग से। सबसे आगे वाले को सबसे ज्यादा इफेक्ट पता चल रहा होगा, क्योंकि उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। फिर दूसरे वाले कार्बन पे थोड़ा कम लगेगा। ये कम क्यों लगेगा, ये चीज समझना आप। अगर आप ऐसे धक्का मारो, जैसे मान लो 4-5 चीजें एक साथ लगी और आपने धक्का मारा, तो वो जो इफेक्ट होता है वो डाई डाउन करता रहता है ना। आप इमेजिन कर सकते हो, ये वाला इफेक्ट इमेजिन कर सकते हो। मान लो गद्दे लगे 4-5, तो आप गद्दे में जाके एकदम से धड़ाम से भिड़ गए, तो गद्दे का जो सबसे आगे वाला पार्ट होगा उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और पीछे जाते हुए इफेक्ट कम होता जाएगा ना। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, अगर आप मान लो, बहुत ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, 4 लोग खड़े हैं लाइन में, और मैं उनके आगे खड़ा और मैंने उनको घूंसा मार दिया सीट के बहुत अच्छे से, तो सबसे ज्यादा घूंसा किसको पता चलेगा? वो जो पंच है वो फील किसको आएगा? जो सबसे आगे खड़े। आगे उससे उससे पीछे वाले को उतना लगेगा क्या? नहीं। नहीं और जरा उसके पीछे वाले को बताना, उसको और कम लगेगा, और कम हो गया। और उसके पीछे वाले को और भी कम लगेगा। क्या पता 5वें नंबर पे जो बंदा खड़ा है उसको पता ही ना चले कि आगे वाले को घूंसा भी लगा है। आ रही बात समझ में? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे चल रहा है, तुम्हारा खींच रहा है, वो खींच रहा है, एटम स्लैश ग्रुप खींच रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल 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 पॉजिटिव, एंड लास्ट वाले पे बहुत ही कम होता है। अगर आप इस पार्ट को देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो चेन है, इस चेन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। दिखा सबको? यस सर। कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट। ग्राफ का माइक म्यूट हो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो केस आप ऐसे ही समझना, दैट इज कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चल रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, वो ज्यादा खिसकते नहीं है, इसीलिए ये इफेक्ट ना धीमे धीमे कम होता जा रहा है। कि चलो सामने लगा है तो बहुत खींच लिया, पीछे वाला और कम खिसका होगा, उसके बाद वाला और कम, उसके बाद वाला और कम। तो ये इफेक्ट कुछ ऐसा सा इफेक्ट।
चेन से कम हुआ तो माइनस आई इफेक्ट। किसी को डाउट है, हाँ या ना? सर नेगेटिव आई क्यों था? नहीं, अब ये बताओ, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन कम और इस चेन में बताओ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे बढ़ रहे? हो रहा। कम हो रहे तो यस सर नेगेटिव आई। ठीक है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट वाला केस देखना। इस वाले केस में आप देखोगे एटम स्लैश ग्रुप वाले केस में यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब तो ये कार्बन का, ये तो बहुत ही आसानी है, इससे खींच लेगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे खींच लेगा। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्लस आई इफेक्ट। क्या किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा बताओ, ये जो खींचने वाली बात है, डोनेट करने वाली बात है, ये सब हमारे केस में जो रेफरेंस बॉन्ड है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? सीएच बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोलते हो। ये हमें पता है कि सीएच बॉन्ड में ना खींचता है, ना ना खींचेगा, ना कोई देगा ना कोई लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये रेफरेंस बॉन्ड है। रेफरेंस समझ में आया ना, कि इसको देख के ये जीरो है तो इसके आगे वाले पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे डिटरमाइन करते हैं। क्या सबको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? माइनस आई यस सर। प्लस आई दोनों समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो चलो जी, आई वांट कि आप सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अब मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला दिखाओ एक बार। ये वाला पार्ट पूरा लिखना है। ले लिया। ठीक है, इसके बाद वाला हम क्लास में करेंगे। ओके सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय थैंक बाय यू बाय सर। बाय। यार डाउट थैंक पूछना यू है आपकी सर। तबीयत तबीयत थैंक ठीक यू है? सर। डाउट बाद में पूछ लेना, बहुत जरूरी है तो बताओ। जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मैं, अब और खांसी है ना। नहीं हाँ, नहीं सर, फिर मैं आपसे कल तुम पूछ मुझे लूंगा। तुम मुझे उसमें भेज दो, मैं उसमें बता दूंगा व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ, चलो जी, ओके गाइस। सर आप ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, कुछ पार्ट रह गया उसका नोट्स में। ठीक है जी।